about specific relief? Has any of you studied it already somewhere in college, or have you guys studied it? No. Neha, please close the door. Hello, Sejal sir announced that I will be taking your SRA from now onwards. We will begin SRA afresh. आपने जो भी पढ़ा है, जो भी हुआ है, कोई बात नहीं, हम आज फ्रेश स्टार्ट ले रहे हैं स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 के ऊपर, ठीक है? अब जब हम स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की बात करते हैं तो इसमें दो वर्ड्स हैं जिनको समझना ज़रूरी है. ये दो वर्ड्स समझे बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते, बिकॉज यही दोनों वर्ड्स हैं जो क्या हैं, क्रक्स हैं इस एक्ट का. जब भी हम कोई लेजिस्लेशन स्टार्ट करेंगे, नया सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे, तो हमें पहले क्या देखना है, इंट्रोडक्शन देखना है. वी हैव टू सी वाई दिस लॉ केम इनटू फोर्स, वेयर इज दिस कमिंग फ्रॉम, इससे पहले क्या था, राइट? सो 1963 के एक्ट से पहले स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1877 हुआ करता था, जो क्या था, इंग्लिश लॉ था, विक्टोरियन ईरा लॉ था, ठीक है? इस एक्ट में बहुत कमियां थी. लेजिस्लेचर जो है वो इस एक्ट को चेंज करके इसकी जगह 1963 का एक्ट लाना चाहता था, क्योंकि कंटेम्प्रेरी इंडिया में जो डायनामिक इश्यूज आ रहे थे अराउंड कॉन्ट्रैक्ट्स, अराउंड अदर स्पेसिफिक रिलीफ सच एज इंजंक्शंस, पुराना एक्ट उन प्रॉब्लम्स के साथ डील करने के लिए एप्रोप्रिएट नहीं था, राइट? एंड पुराने एक्ट के ऊपर क्या हो गए थे, बहुत सारे जुडिशियल प्रेसिडेंट्स इकट्ठे हो गए थे. अंडरस्टैंड दिस, व्हेनेवर एक पर्टिकुलर लॉ में बहुत सारे जुडिशियल इंटरप्रिटेशन आ जाते हैं तो लेजिस्लेचर को क्या करना पड़ता है, उन सारे केसेस को मिला करके अमेंडमेंट करना पड़ता है. वी हैव सीन सच केसेस बिफोर, जहाँ पहले जुवेनाइल जस्टिस में जुवेनाइल की एज के ऊपर बहुत डिस्कशन हुआ, हीनस ऑफेंसेस के ऊपर बहुत डिस्कशन हुआ अपेक्स कोर्ट का, और फिर वो सारी चीज़ें अपेक्स कोर्ट की बोली गई, हमें 2015 का जुवेनाइल जस्टिस एक्ट नया बनाना पड़ा, है ना? तो सिमिलरली यहाँ पर एसआरए में भी 1877 को हटा करके हम क्या लेकर के आए, 1963 का एक्ट, ओके? लेकिन ये स्पेसिफिक रिलीफ होता क्या है, इसकी हिस्ट्री क्या है, इसकी ओरिजिन क्या है, और हम क्यों पढ़ रहे हैं, है ना? ठीक है, हम इसलिए पढ़ रहे हैं स्पेसिफिक रिलीफ क्योंकि स्पेसिफिक रिलीफ का जो कनेक्शन है वो कॉन्ट्रैक्ट, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, सिविल प्रोसीजर कोड, और जब आप मेंस लिखेंगे तो जजमेंट राइटिंग के साथ भी बनेगा, ठीक है? इतनी चीज़ों के साथ आपको इसको कनेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है? बट फियर नॉट, ऐसा नहीं है कि इनमें से अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तो एसआरए समझ नहीं आएगा. एसआरए फिर भी समझ आएगा. बीच बीच में हमें जहाँ पे भी दूसरे लॉ का रेफरेंस देना होगा हम वो देंगे, है ना? ठीक है. अब ये एसआरए है क्या, स्पेसिफिक रिलीफ कहीं पे भी डिफाइंड नहीं है कि ये स्पेसिफिक रिलीफ क्या होता है. तो जब कोई चीज़ कहीं पे भी डिफाइंड नहीं होती है तो हम उसका क्या देखते हैं, डिक्शनरी मीनिंग देखते हैं, राइट? रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन क्या कहता है, लिटरल रूल सबसे पहले लगाया जाए. लिटरल रूल यानी कि जो लॉ में जैसा लिखा गया है उसे एग्जैक्टली वैसे ही इंटरप्रेट किया जाए, ठीक है? अब यहाँ पर स्पेसिफिक का मतलब क्या होता है, पर्टिकुलर, और रिलीफ का मतलब क्या होता है, रेमेडी. तो ये एक्ट कुछ पर्टिकुलर रेमेडीज देने की तरफ इशारा कर रहा है, कुछ पर्टिकुलर रेमेडीज मिलेंगी यहाँ पर हमें. इसकी डेफिनेशन हमें दी है अपेक्स कोर्ट ने आधुनिक स्टील्स के मामले में. लिख लीजिए, आधुनिक स्टील्स लिमिटेड वर्सेस ओरिसा मैंगनीज एंड मिनरल्स. थैंक यू नताशा बेटा, आप अच्छे से पढ़ लीजिए, मेरे लिए वही मेरी साइड से क्या है, एक तरह का कंसीडरेशन है मेरे लिए, ठीक है? ऑलराइट, लिखिएगा. ओरिसा मैंगनीज और इसके केस में क्या बोला है सुप्रीम कोर्ट ने, 2007 का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है. इन्होंने क्या किया है, डिफाइन किया है स्पेसिफिक रिलीफ को. लिख लीजिए यहाँ पे 2007 सुप्रीम कोर्ट. हर केस के आगे हम जो भी करेंगे उसमें हम कोशिश करेंगे कि ईयर और कोर्ट का नाम लिखें, ठीक है?
आपको ज़रूरी नहीं है लिखना एग्ज़ाम में, लेकिन ये क्यों है, क्योंकि अगर आपको प्रिपरेशन करते हुए इस केस को और डिटेल में पढ़ने का मन करे, इसको रेफ़र करने का मन करे, आपको पता होना चाहिए कब का केस है, क्या है। और अगर आप याद रख सकते हैं इन साइटेशंस को तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन बहुत कम केसेस ऐसे हैं जिनमें साइटेशन को याद रखना कंपलसरी हो जाता है, क्योंकि वो बहुत लैंडमार्क होते हैं, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन के होते हैं, है ना। यहाँ पर नहीं याद रहेगा कोई बात नहीं, गलत नहीं लिख करके आना है, ठीक है। इसका प्रेशर भी क्रिएट नहीं करना है कि ईयर याद नहीं है अब क्या करें, और याद नहीं है तो गलत भी नहीं लिख कर आना है, ठीक है। ओके, अब इसका रेशियो लिखिए आप डबल इन्वर्टेड कॉमा में, कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, मैं कोट कर रही हूँ। स्पेसिफिक रिलीफ इज अ रिलीफ, स्पेसिफिक रिलीफ इज अ रिलीफ in specie, relief in specie, as against the general reliefs, as against the general reliefs of damages, comma compensation and money recovery, damages, comma compensation and money recovery, full stop. It aims at the exact fulfillment, it aims at the exact fulfillment of an obligation, फुल स्टॉप, ठीक है। ये बात मैंने नहीं कही है, ये बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है एज इट इज। आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज स्पेसिफिक रिलीफ, डिफाइन स्पेसिफिक रिलीफ, कोई डेफिनेशन है ही नहीं, एक्ट में तो डेफिनेशन क्लॉज में नहीं दिया गया है, ये डेफिनेशन आप कोट कर सकते हैं एज इट इज, ठीक है। अब यहाँ से हमें समझना ये है कि इसकी हिस्ट्री क्या है, ये कहाँ से आ रहा है, ठीक है। तो जो लोग स्पेशली राजस्थान के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनको बता दें कि लैटिन मैक्सिम्स आपके कोर्स का पार्ट हैं, और आपको लैटिन मैक्सिम्स को याद रखना है जहाँ कहीं पे भी आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर लैटिन मैक्सिम्स जो स्पेसिफिक रिलीफ का बेस फॉर्म करते हैं, जिनके ऊपर रिलाय किया जा सकता है स्पेसिफिक रिलीफ की फाउंडेशन के लिए, वो क्या है। पहला लैटिन मैक्सिम है आपका उबी जस इबी रेमेडियम, yes, anyone knows the meaning of this particular Latin maxim? Yes, where there is a right there is a remedy, लिख लीजिए मीनिंग इसका, where there is a right there is a remedy, मतलब कि जहाँ पे राइट है वहाँ पे लॉ ने कुछ ना कुछ उस राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए रेमेडी दी होगी। अगर उसका इन्फ्रिंजमेंट हो जाए तो उस राइट का क्या होगा, रिड्रेसल होगा, राइट। तो वेयर देयर इज अ राइट देयर इज अ रेमेडी। वेरी गुड युविका। ओके आगे देखिए दूसरा मैक्सिम क्या है, एक्स डोलो मालो नॉन ऑरिटर एक्शियो, एक्स डोलो मालो नॉन ऑरिटर एक्शियो, ये सुना है किसी ने? डोलो मालो कुछ याद आ रहा है? नहीं? अच्छा मीनिंग लिखिए फिर याद आ जाएगा। नो एक्शन अराइजेज फ्रॉम डिफीट, नो एक्शन अराइजेज फ्रॉम डिफीट, no action arises from defeat, sorry deceit, deceit, deceit यानी कि cheating, no action arises from deceit, to deceit means to cheat, to fraud someone, right। तो deceit कर रहे हैं और फिर आप एक्शन मांगने आ रहे हैं तो मिलना नहीं चाहिए। ब्रैकेट में लिख लो क्लीन हैंड्स डॉक्ट्रीन, क्लीन हैंड्स डॉक्ट्रीन, क्लीन हैंड्स डॉक्ट्रीन पढ़ा है?
ये तो पढ़ा होगा, फर्स्ट ईयर में पढ़ा था कॉलेज के, बट शायद भूल गए हैं, अब कोई बात नहीं, फिर से याद कर लेते हैं। जो भी प्लेंटिफ कोर्ट में जा रहा है, ही मस्ट हैज़ हिज हैंड्स क्लीन। प्लेंटिफ अगर कोर्ट से कोई फैक्ट्स छुपा रहा है, सिर्फ वही फैक्ट्स रिवील कर रहा है जो उसके लिए बेनिफिशियल हैं, और बाकी चीज़ें क्या कर रहा है, छुपा रहा है या मोल्ड करके कोर्ट को बता रहा है, तो वो क्लीन हैंड्स के साथ कोर्ट के पास में नहीं आ रहा है। कोर्ट को क्या दिखेगा उसकी साइड पे, मैलिफाइड इंटेंशन दिखेगा। इसीलिए कह रहे हैं कि डिसीट करके आप कोई रेमेडी प्राप्त नहीं कर सकते, ठीक है। क्लीन हैंड्स डॉक्ट्रिन, वेरी गुड नताशा, ऑन पॉइंट, सही बोला। ऑल राइट, अब और कहाँ से ले सकते हैं हम स्पेसिफिक रिलीफ की फाउंडेशन, कहाँ कहाँ पे दी हुई है? यहाँ तक क्लियर है सबको? 2 डॉक्ट्रिन है, 2 लैटिन मैक्सिम है। तीसरा है आपका एक कॉन्सेप्ट, इक्विटी, जस्टिस एंड गुड कॉन्शियंस। सुना है इसके बारे में? सुनते तो हैं पर समझ नहीं आता ये। टू बी ऑनेस्ट मैं भी स्टिल इसका मीनिंग समझने की कोशिश कर रही हूँ। इट इज़ दैट डीप। इनमें से एक एक वर्ड के ऊपर बहुत बड़ी बड़ी किताबें लिखी गई हैं जूरिस्ट्स ने, है ना। तो इक्विटी, जस्टिस एंड गुड कॉन्शियंस का मीनिंग क्या होता है, इसे हिंदी में लिख लो, साम्य, न्याय और सद्विवेक। मेरी हिंदी की राइटिंग ऐसी ही है, काम चला लेना थोड़ा। साम्य, न्याय और सद्विवेक। तो इक्विटी, जस्टिस और गुड कॉन्शियंस का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि आपको इन तीनों चीज़ों को ध्यान में रखते हुए एक दूसरे के साथ व्यवहार करना होता है। व्हेन पीपल आर, बच्चे यस इन द लास्ट बेंच पे, आप इतने पीछे क्यों बैठे हैं? ओह ओके ओके, यू आर गुड देयर, यू आर कंफर्टेबल, ओके ओके, ठीक है। तो इक्विटी, जस्टिस और गुड कॉन्शियंस का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जब आप किसी के साथ कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, कोई बिहेवियर कर रहे हैं, तो आपको खुद भी ठीक तरीके से बिहेव करना है, अप्रोप्रिएटली, कि आपका कोई नुकसान नहीं हो, सामने वाले का भी कोई नुकसान नहीं हो। और जस्टिस का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अगर कहीं पे कोई नुकसान हो रहा है तो कोर्ट पिक्चर में आएगा और कोर्ट क्या करेगा, उसके ऊपर जस्ट रेमेडी प्रोवाइड करेगा, ठीक है। गुड कॉन्शियस का कॉन्सेप्ट ये कहता है, इसके 2 फैसेट्स हैं। गुड कॉन्शियंस, कोर्ट का भी गुड होना चाहिए, कोर्ट भी किसी के लिए बायस नहीं होना चाहिए, और जो पार्टीज़ हैं वो अपने गुड माइंड से एक्शंस करेंगे, वो कभी भी फ्रॉड्यूलेंटली किसी का नुकसान करने के इंटेंशन से काम नहीं करेंगे। यही सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है स्पेसिफिक रिलीफ को। हमने नहीं स्टार्ट किया था, स्टार्ट किसने किया था? लॉर्ड मैन्सफील्ड ने। किसमें? मोजेस वर्सेस मैकफरलान, वेरी इंपॉर्टेंट लैंडमार्क इंग्लिश केस। इस केस ने नींव रखी है किसकी? स्पेसिफिक रिलीफ की। ये इक्विटी, जस्टिस एंड गुड कॉन्शियंस हमने नहीं बताया, मोजेस वर्सेस मैकफरलान में जस्टिस लॉर्ड मैन्सफील्ड ने बताया। ये किंग्स बेंच का केस है, ईयर है इसका 1760। जजमेंट देने वाले कौन थे? लॉर्ड मैन्सफील्ड। इन्होंने जो 2 बातें कही ना, इक्विटी, जस्टिस और गुड कॉन्शियंस को ध्यान में रखते हुए, वो 2 बातें हम आज भी कॉन्ट्रैक्ट में भी रिपीट करते हैं, वो डॉक्ट्रिन्स। और उन डॉक्ट्रिन्स ने क्या बनाया है? हमारे लिए स्पेसिफिक रिलीफ का फाउंडेशन बनाया है, ठीक है। ये किंग्स बेंच क्या होता है पता है किसी को? ये किंग्स बेंच, क्वींस बेंच, प्रिवी काउंसिल क्या होता है? एनी आइडियाज? अरे जब नेगेटिव मार्किंग नहीं हो ना तो तुक्का लगा के आना चाहिए, पता है ना। तो बोलिए, कुछ भी बोलिए, गलत सही कोई फर्क नहीं पड़ता। बेटा लिखवाएंगे, महिका लिखवाएंगे, नताशा। बेंचेस ऑफ किंग्स, श्रद्धा क्लोज, यस यस, एक्सपर्ट्स की बेंच। ओके, जैसे हमारे यहाँ हायरार्की ऑफ कोर्ट्स है इंडिया में, वैसे ही ब्रिटेन में भी, इंग्लैंड में भी एक हायरार्की फॉलो होती है। तो उसमें पहले क्वींस बेंच आता है जिसमें कम जजेस बैठते हैं, फिर किंग्स बेंच आता है जिसमें ज़्यादा जजेस बैठते हैं। तो ये इनकी भी हायरार्की है, ठीक है। तो ये किंग्स बेंच का जजमेंट है, ठीक है। ऑल राइट,
like Supreme Court. Yes, very good Shirish and Natasha. ठीक है, यहाँ पे लिखिए लॉर्ड मैन्सफील्ड ने दो इंपॉर्टेंट डॉक्ट्रिन बताए हैं. पहला डॉक्ट्रिन क्या है? फर्स्ट डॉक्ट्रिन इज डॉक्ट्रिन ऑफ क्वांटम मेरिट. ही हैज given these two doctrines, he has propounded these two doctrines in the Moses case. Doctrine of quantum merit. अब इसमें डैश करके इसके आगे इसका एक्सप्लेनेशन लिखिए. मीनिंग है इसका वॉट वन हैज अर्नड. वॉट वन हैज अर्नड, जितना एक व्यक्ति ने कमाया है, या फिर ऑब्लिक करके लिखेंगे एज मच एज अर्नड. एज मच एज अर्नड. एज मच एज अर्नड, फुल स्टॉप. लिखिएगा आगे. अ रीजनेबल सम ऑफ मनी, अ रीजनेबल सम ऑफ मनी मस्ट बी पेड. A reasonable sum of money must be paid for services rendered services rendered or work done. services rendered की स्पेलिंग लिख लिया. रेंडर किया जाता है सर्विस को, गिव नहीं कहते हैं, रेंडर्ड. ठीक है. और वर्क डन when the amount due is not stipulated in a legally enforceable contract. Full stop. अब इसका एग्जाम्पल से हम मीनिंग समझेंगे कि ये क्या कहना चाह रहे हैं. ये कह रहे हैं कि जब कोई लीगली एनफोर्सिएबल कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, उसमें कोई अमाउंट जो है बताया नहीं गया है कि कितना मिलेगा इस काम को करने का, तो उस वक्त एक पर्सन ने जितना काम किया है उस काम को देखते हुए एक रीजनेबल अमाउंट आपको उसे पे कर देना चाहिए. कितना? रीजनेबल अमाउंट. ठीक है. ऑल राइट. एक एग्जाम्पल लेते हैं. मैंने आपसे कहा कि मैं आप लोगों को 3 नए क्रिमिनल लॉज के नोट्स प्रोवाइड करवाऊंगी, BNS, BNSS और BSA. अब मैंने इनके लिए कहा कि मैं आप लोगों से क्या लूँगी, 3000 रुपये पर सब्जेक्ट लूँगी. ठीक है. तो इसमें आप लोग कहते हैं कि ठीक है मैम, पहले आप एक सब्जेक्ट का बना के तो बताइए, हम देखेंगे कि आप कैसे नोट्स बनाते हैं. अगर आपके नोट्स अच्छे लगे तो हम बाकी तो सब्जेक्ट्स भी आपसे ले लेंगे. ठीक है. 3 के यानी 3000. ठीक है. तो मैं यहाँ पे आप लोगों को BNS के नोट्स बना के देती हूँ सबसे पहले. ठीक है. आप लोगों को नोट्स अच्छे लगते हैं, आप वो रख लेते हैं. आप कहते हैं ठीक है मैम, आप ऐसे करिए कि आप BNSS के भी बना दीजिए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा लेंथी और बड़ा है. तो तब फिर हम आपको 9000 एक साथ पेमेंट कर देंगे, और फिर आप BSA के आराम से दे सकते हैं, क्योंकि एविडेंस तो सेम ही है, उतना ज़्यादा कुछ चेंज आया नहीं है. तो मैं कहती हूँ ठीक है, मैं आप लोगों को BNSS के भी नोट्स बना के दे देती हूँ. अब आप लोग कहते हैं कि मैम वैसे तो नहीं है, वी विल नॉट गिव यू मनी. ठीक है. मैंने आपको कितने का काम करके दिया? 6000 का. हमारा तो इनफॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट था, है ना. बट ये मनी जो है पूरा नहीं दे सकते, उतना तो देना पड़ेगा जितना मैंने काम किया है. जितना मैंने काम किया है उतना पैसा मुझे देना पड़ेगा. यही डॉक्ट्रिन ऑफ क्वांटम मेरिट कहता है कि अगर किसी ने आपके लिए कोई काम किया है, आपको कोई सर्विस प्रोवाइड की है, तो आपका उसका पेमेंट करना बनता है, जितना भी रीजनेबल अमाउंट हो उतना. ठीक है. पहली बात. दूसरी बात लिखिए, डॉक्ट्रिन नंबर 2, डॉक्ट्रिन ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट. डॉक्ट्रिन ऑफ अनजस्ट enrichment.
एनरिचमेंट का मीनिंग क्या है? रिच हो जाना, खुद को अमीर बना लेना एनरिचमेंट कहलाता है, राइट? यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं? अनजस्टली खुद को अमीर बना रहे हैं, यानी कि सामने वाले का क्या हो रहा है? कुछ लॉस हो रहा है। लिखिए इसका मीनिंग, फिर इसका भी एग्जाम्पल देखेंगे। when a person has unfairly benefited, when a person has unfairly benefited or gained at the expense of the other person, comma, he must return all the benefits unfairly acquired. acquired यानी कि लेना, पा लेना, acquired, unfairly acquired, comma, to the other person. ऑल राइट, फुल स्टॉप लगा दीजिए। अब इसको समझिए, इस एग्जाम्पल का कुछ उल्टा देखिए। यहाँ पर आप लोग मुझे 9,000 रुपीज़ एडवांस में दे देते हैं। मैं कहती हूँ कि मैं आपकी क्या हूँ? मेंटोर हूँ, मैं आपके साथ कुछ गलत तो करूँगी नहीं, अच्छी क्वालिटी के नोट्स आई विल बी प्रोवाइडिंग यू, आप मुझे ये दे दीजिए, क्योंकि मुझे प्रिंट आउट्स वगैरह निकलवाने के लिए आपका मनी तो चाहिएगा ही, ठीक है? तो आप लोग सब मुझ पर ट्रस्ट करके मुझे क्या दे देते हैं? 9,000 रुपीज़ दे देते हैं। नाउ आफ्टर अ मंथ आप मेरे पास आते हैं कि मैम आपने कहा था कि 1 महीने में नोट्स प्रोवाइड कर देंगी, नोट्स दे दीजिए। मैं कहती हूँ नहीं है, तो आप लोग कहते हैं कि मैम पैसे रिटर्न कर दीजिए अगर नोट्स नहीं है तो, ठीक है? और उस वक्त मैं आपसे कहती हूँ कि उससे तो मैंने शॉपिंग कर ली, पैसे ख़त्म हो गए, ठीक है? तो मैंने क्या किया? मैंने अपने आप को आपके 9,000 रुपये से अमीर कर लिया, और आपका क्या लॉस हो गया? आपको ना तो नोट्स मिला और ना ही 9,000 रुपये वापस मिला। What I have done is unjust enrichment, ठीक है? इसके अपोज्ड जस्ट एनरिचमेंट क्या होता? ये तो अनजस्ट है। जस्ट वो होता कि आपने मुझे पैसे दिए और मैं टाइम पे आपको क्या दे दूँ? आपका सामान प्रोवाइड करवा दूँ, नोट्स, आपको सर्विस प्रोवाइड करवा दूँ, राइट? तो यहाँ पे मैंने किया है आपके साथ में अनजस्ट एनरिचमेंट। बेटा रविंद्र, दिस इज द क्लास फॉर स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, नॉट सोगा, ठीक है? ऑल राइट, तो ये हो गया अनजस्ट एनरिचमेंट। अब यही दो बातें हम कॉन्ट्रैक्ट में बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, कॉन्ट्रैक्ट में बहुत ज़्यादा देखते हैं हम जब हम बात करते हैं क्वाज़ाई कॉन्ट्रैक्ट्स की, ठीक है? तो ये चीज़ें जो हैं इन्होंने 1760 में इंग्लिश लोगों ने फाउंडेशन बना दिया था इक्विटी, जस्टिस एंड गुड कॉन्शियंस के बेसिस पे कि ये चीज़ें जो हैं ये इंपॉर्टेंट है, लोगों के बीच में इस तरह का व्यवहार होना चाहिए, ठीक है? उसके बाद जाकर के 1877 में फाइनली जो फर्स्ट एक्ट बना स्पेसिफिक रिलीफ का, वो भी इंग्लिश लोगों ने हमारे लिए बना के दिया। अब हम उसको 63 में ले आए, ठीक है? अब ये सारे डॉक्ट्रिन्स जो हैं आप धीरे धीरे देखेंगे स्पेसिफिक रिलीफ के एक एक एक्ट में, एक एक सेक्शन में आप लोगों को नजर आएंगे कि ये कैसे अप्लाई हो रहे हैं उन पे, ठीक है? इसीलिए ये उसकी फाउंडेशन बनाते हैं, ठीक है? चलिए अब स्टार्ट करते हैं। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का फर्स्ट पेज देखिएगा, क्या कहता है? डेट ऑफ एनैक्टमेंट बताता है, डेट ऑफ इन्फोर्समेंट बताता है, और इसमें 2018 में मेजर चेंजेस हुए हैं, तो हम वो भी देखते जाएंगे साथ साथ, क्योंकि 2018 के चेंजेस पर अभी भी क्वेश्चंस आ रहे हैं मेंस में, अभी भी क्वेश्चंस बन रहे हैं कि 2018 में ये था, अब क्या होगा? 22 में सुप्रीम कोर्ट के लेटेस्ट केसेस आए हैं 2018 अमेंडमेंट के रिलेशन में, है ना? तो हम वो कवर करते हुए चलेंगे, ठीक है? देखिए यहाँ पे लिखा है पहले 13 दिसंबर 1963 डेट ऑफ एनैक्टमेंट है। एनैक्ट होना मतलब एनीवन, एनैक्टमेंट का मीनिंग क्या होता है? प्रेसिडेंट की असेंट मिलना, ठीक है? तो इस दिन पे तो ये क्या हो गया था?
लॉ बन गया था, एनैक्ट हो गया था। गुड, वेरी गुड। आगे हुआ डेट ऑफ इन्फोर्समेंट, वो क्या होता है? जिस दिन ये गज़ेट में पब्लिश हो जाता है, कॉमन पीपल की, पीपल ऑफ इंडिया की नॉलेज में आ जाता है कि इस तरह का एक लॉ है, ठीक है। डेट ऑफ इन्फोर्समेंट के क्वेश्चंस पहले अक्सर पूछे जाते थे, अब थोड़े कम हो गए हैं। बहुत इजी लेवल का क्वेश्चन माना जाता है, लेकिन हमें फिर भी सारे एक्ट्स जो भी हम पढ़ रहे हैं उनकी डेट ऑफ इन्फोर्समेंट क्या रखनी है? याद रखनी है, ठीक है। ओके, क्या है इसका? 1 मार्च 1964। पहले ये एक्ट कहाँ पे एप्लीकेबल था? वाओ, बहुत ज़्यादा ज़ोर से बादल गरज रहे हैं, बहुत भयंकर बारिश होने वाली है ना? हो रही है? अच्छा, ठीक है। तो इसका इन्फोर्समेंट हुआ, यानी कि इसको पब्लिश कर दिया गया। अब पहले ये था एप्लीकेबल होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर, और नाउ अब ये हो गया है एप्लीकेबल होल ऑफ इंडिया पे। कैसे हो गया होल ऑफ इंडिया पे एप्लीकेबल? जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 का टेबल और शेड्यूल कौन सा है? जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट सबको पता होता है, लेकिन वो प्रीलिम्स में ये नहीं पूछेंगे। यस, वेरी गुड। शेड्यूल 5 है जम्मू एंड कश्मीर का रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट का, जिसका टेबल 1 है, टेबल नंबर 1। ये आपका होमवर्क है। टेबल 1 खोल करके आज उसे एक रीड देना है कि कौन से ऐसे लॉज हैं जो पहले कहाँ पे एप्लीकेबल थे? सिर्फ होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर में थे, लेकिन अब वो कहाँ एप्लीकेबल हो गए हैं? JNK की यूनियन टेरिटरी पे भी और लेह लद्दाख की यूनियन टेरिटरी पे भी, यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख, ठीक है। ये टेबल 1 में सारे लॉज की एक लिस्ट है। बेटा होल की स्पेलिंग गलत लिखी है, देखो नताशा। एक बार सही लिखी है, दूसरी बार गलत लिखी है। यही चीज़ें आंसर राइटिंग में करते हैं आप लोग। एक बार स्पेलिंग सही लिखी, दूसरी बार स्पेलिंग लिखी, गलत लिख दी, ठीक है। होल ऑफ इंडिया जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019। ऑल राइट, चलिए आगे चलते हैं। चलें आगे। अगर किसी का भी कुछ छूट जाए तो बता दो कि मैम प्रीवियस स्लाइड लगा दीजिए, ठीक है। An act to define and amend the law relating to certain kinds of specific relief, इसका प्रियम्बल ये कहता है। प्रियम्बल तो एक ही लाइन का है, फिर भी हम प्रियम्बल पढ़ रहे हैं, हमें सारे लॉज में यही करना है। वी हैव टू रीड प्रियम्बल। एक कैंडिडेट से इंटरव्यू में ये पूछा गया कि प्रोटेक्शन ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का प्रियम्बल क्या कहता है? वेरी गुड क्वेश्चन, राइट। अब उस कैंडिडेट को ये पता ही नहीं था कि सीडॉ की बात करता है, इंटरनेशनल कन्वेंशन की बात करता है, कन्वेंशन ऑन एलिमिनेशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन, राइट। ये चीज़ हर एक एक्ट में आदत डाल लोगे तो कहीं पे भी पीछे नहीं छूटोगे। कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी कहते हैं इसको, होलिस्टिक स्टडी, ठीक है। लिखते चलेंगे, लिखेंगे क्यों आपको मैंने बताया था सिलेबस डिस्कशन की क्लास में भी, फिर रिपीट कर देती हूँ उन कैंडिडेट्स के लिए जिन्होंने वो क्लास अटेंड नहीं की है। लिखने से अभी से प्रैक्टिस बन जाएगी, किसकी? आंसर्स कैसे लिखने हैं उसकी। दूसरा, लिखने से आपकी स्पीड इम्प्रूव होगी। जो भी क्लास नोट्स हैं उनको कोशिश करें कि मैं जिस स्पीड पे डिक्टेट कर रही हूँ उसी स्पीड पे लिखें, क्योंकि वो बहुत फास्ट नहीं है, एवरेज स्पीड है, ठीक है। अगर उस पर नहीं लिख पा रहे हैं तो पेपर छूटने के चांसेस हैं, ठीक है। तीसरी बात, अगर आप लिख रहे हैं तो आपको याद होता जाएगा कंटेंट। लिखने से बेहतरीन तरीका याद करने का और कुछ नहीं, ठीक है। अभी फिलहाल आप लोगों के लिए चलिए अब हम स्टार्ट करेंगे डेफिनेशन, सेक्शन 2, ठीक है। सर्टेन काइंड्स ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ की इन्होंने बात की है, तो चलिए देख लेते हैं। पहले एक चार्ट बना लीजिए कि ये जो सर्टेन काइंड्स ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ हैं ये क्या हैं। काइंड्स ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ अंडर SRA, मैं चाहे शॉर्ट में लिखूं चाहे लॉन्ग में लिखूं, आप लोगों को आंसर में पूरा पूरा लिखना है, शॉर्ट फॉर्म यूज नहीं करने हैं, ठीक है। चलिए लिखिए पहला, रिकवरी ऑफ प्रॉपर्टी, पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी, ये है आपका पहला स्पेसिफिक रिलीफ।
कि आपकी प्रॉपर्टी कैसे भी हो, मूवेबल या इमूवेबल। नहीं बेटा कोमल, याद नहीं करना है शेड्यूल को, आपको बस देखना है अपने क्यूरियोसिटी, अपने जनरल नॉलेज को बढ़ाने के लिए कौन कौन से लॉज अब पूरे इंडिया पे एप्लीकेबल हो गए हैं, ठीक है, याद नहीं करना है। रिकवरी ऑफ पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी, इसमें आपकी प्रॉपर्टी कैसी हो सकती है, मूवेबल या इमूवेबल, दोनों तरह की हो सकती है। दूसरा स्पेसिफिक रिलीफ क्या है, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। तीसरा स्पेसिफिक रिलीफ क्या है, अपना जो कंटेंट का पेज है ना एक्ट का, वो खोल के देखो, कंटेंट पेज जिसमें सारे चैप्टर्स के नाम दिए होते हैं। तीसरा आपका है रेक्टिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स। घबराना नहीं है, इसमें से एक दो रिलीफ ही ऐसे हैं जो थोड़े डिफिकल्ट हैं, बाकी सब कॉमन सेंस बेस्ड है, ठीक है। रेसिशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, यहां पर हर एक लॉ का थोड़ा थोड़ा आपको क्या मिल जाएगा, तड़का मिल जाएगा। रेसिशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, आगे देखिए फिफ्थ रिलीफ क्या है, कैंसिलेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स। सिक्स रिलीफ क्या है, डिक्लेरेटरी डिक्री। सेवेंथ एंड लास्ट रिलीफ क्या है, प्रिवेंटिव रिलीफ, जिसको हम क्या कहते हैं, इंजंक्शंस, ठीक है। तो ये प्रियम्बल जो है ये कह रहा है कि इन सभी काइंड्स ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ्स को हम क्या कर रहे हैं, डिफाइन एंड अमेंड कर रहे हैं इस पर्टिकुलर एक्ट में, ठीक है। यस कोमल, वेरी गुड बेटा। महिका, वी सी SRA nowadays for all of these reliefs जो गिवन है यहाँ पे, इसके साथ साथ एनी अदर रिलीफ अंडर एनी अदर लॉ, ये रिलीफ एडिशनल हैं, यही इनकी खास बात है, ये रिलीफ एडिशनल हैं। आपको अभी जब हम सेक्शन 3 पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि ये रिलीफ जो है कॉन्ट्रैक्ट के साथ भी मांग सकते हैं, ठीक है। ये रिलीफ आप किसी भी केस में सिविल कोर्ट के पास में डिक्लेरेटरी डिक्री आप मांग सकते हैं, इसके साथ में आपने शायद कोई इंजंक्शन मांगा हुआ होगा या कोई और रिलीफ मांगा हुआ होगा, है ना। तो ये रिलीफ क्लब किए जा सकते हैं इंटरेस्टिंगली, ठीक है, ओके। तो अब ये 7 के 7 रिलीफ्स आपको याद होने चाहिए, इनके आगे सेक्शन नंबर्स और चैप्टर कौन सा है ये आपको लिखना है घर जाके, ये आपका होमवर्क है, फिल इन द ब्लैंक करना है कौन से चैप्टर में कहाँ से लेकर के कहाँ तक ये रिलीफ सेक्शंस दिए हुए हैं, ठीक है, ओके। आगे चलें। यस महिका, बिल्कुल बेटा, अपार्ट फ्रॉम दोज रिलीफ्स जो जनरल लॉज में अवेलेबल हैं, उसके अलावा यहाँ आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं। टीपीए में कुछ रिलीफ आपको मॉर्गेज के लिए प्रोवाइडेड होगा, बट यहाँ पे भी आप, क्योंकि वो भी एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी क्या है, एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट है, और यहाँ पे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स की बात की गई है, तो सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट्स चाहे किसी भी लॉ में उनको एंटर किया गया हो, सबको यहाँ लाया जा सकता है। समझ रहे हैं कितना पावरफुल है ये एक्ट, है ना। हम देखेंगे आगे, बिल्कुल देखेंगे, आपके सारे क्वेश्चंस रेलेवेंट हैं और सारे क्वेश्चंस अपने आप ही आंसर हो जाएंगे, ठीक है, ओके। चलिए अब देखते हैं सेक्शन 2। सेक्शन 2 क्या बताता है, डेफिनेशंस। ऑब्लिगेशन की बात करता है। ऑब्लिगेशन क्या है, ऑब्लिगेशन एक ऐसी ड्यूटी है जो कि एनफोर्सेबल बाय लॉ है, ठीक है। कौन पढ़ेगा, आप पढ़ेंगे, पढ़िए।
नहीं, डेफिनेशन से पढ़ना है, सेक्शन 2 डेफिनेशंस। ऑल राइट, वेरी गुड। यहाँ पे कहा गया है इन दिस एक्ट अनलेस कॉन्टेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्स। ये फ्रेज हर जगह डेफिनेशन क्लॉज में क्यों ऐड कर देते हैं, कभी सोचा? हर एक एक्ट में आपको यही फ्रेज देखने के लिए मिलेगा। ये फ्रेज क्रिएट कर रहा है स्कोप जुडिशियल इंटरप्रिटेशन के लिए। जब तक ये डेफिनेशंस क्या हैं, इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर रह कर के काम कर रही हैं, जो कॉन्टेक्स्ट लेजिस्लेचर ने प्रोवाइड किया है, लेजिस्लेचर की इंटेंशन को पूरा कर रही हैं ये डेफिनेशंस, तब तक ये डेफिनेशंस क्या हैं, सही हैं। बट अनलेस द कॉन्टेक्स्ट अदरवाइज प्रोवाइड्स, ठीक है, अगर कॉन्टेक्स्ट क्या हो गया, कुछ उल्टा निकल के आया, इससे क्या क्रिएट हो गया, कुछ मिसचीफ क्रिएट हो गया, जो कि होता है इंटरप्रिटेशन में रूल ऑफ मिसचीफ, है ना, तब हम क्या करेंगे, कोर्ट के पास जाएंगे और कोर्ट जो बोलेगा वो डेफिनेशन अप्लाई करेगी। हर एक्ट में ये होता है, आप देखेंगे, है ना। ठीक है, चलिए आगे चलें। ए, ऑब्लिगेशन इंक्लूड्स एवरी ड्यूटी एनफोर्सेबल बाय लॉ। कीवर्ड्स क्या है, ड्यूटी, दूसरा क्या है, एनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ। तो ये ड्यूटी तो हमें पता है क्या है, ड्यूटी एक तरह की आपको कुछ करना है, यू हैव टू डू समथिंग, दैट इज अ ड्यूटी। एनफोर्सेबल बाय लॉ कब बनता है, जब लॉ बता देता है कि अगर आपने ये नहीं किया तो उसका कुछ कॉन्सिक्वेंस होगा, यू विल बी पनिश्ड फॉर इट, यू विल हैव टू पे अ फीस और अ पेनल्टी फॉर इट, राइट। ये बन जाता है एनफोर्सेबल बाय लॉ, ठीक है। अब देखेंगे एक एग्जाम्पल, एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, ठीक है। व्हाट इज योर गुड नेम बेटा? कीर्ति, ओके, वेरी नाइस। कीर्ति एक बहुत ही पार्टी पर्सन है, कीर्ति लाइक्स टू पार्टी अलॉट, ठीक है। तो एक बार एमसीडी का नोटिफिकेशन आता है कि अब 10 बजे के बाद आप लाउड म्यूजिक नहीं चला सकते। क्या आता है? एमसीडी नोटिफिकेशन, ठीक है। 10 PM नो लाउड म्यूजिक, ठीक है। नाउ कीर्ति डज नॉट फॉलो इट। कीर्ति क्या करती है, बहुत जोर से लाउड म्यूजिक बजाती है, रोज ईडीएम बजता है इनके यहाँ पे, ठीक है। और बेटा आपका नाम क्या है? गौरव। गौरव एक बहुत सिंसियर जुडिशरी एस्पिरेंट है, उनको सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई से मतलब है, और वो कीर्ति के बदकिस्मती से क्या है, नेबर हैं। अब गौरव कहते हैं कि कीर्ति जी इसको बंद कर दीजिए। कीर्ति कहती है कि नहीं करूँगी मैं बंद, आपको जो करना है कर लीजिए। अब यहाँ पर कीर्ति के ऊपर जो एमसीडी ने क्या लगाई है, एक तरह की लिमिटेशन लगाई है कि आप 10 बजे के बाद लाउड म्यूजिक नहीं चलाएंगे। क्या ये ऑब्लिगेशन है? क्या लगता है कीर्ति, क्या ये ऑब्लिगेशन है? सही गलत कोई फर्क नहीं पड़ता, बताओ गौरव, क्या ये ऑब्लिगेशन है? है, कैसे है? एमसीडी का क्या है? नोटिफिकेशन है, और नोटिफिकेशन एमसीडी का लॉ होता है। कैसे होता है लॉ? यस, गुलशन, अभिनव, इंदिरा, एवरीवन, कैसे है ये लॉ? सबने यस लिखा है, सबका रीजन भी चाहिए मुझे। लॉ कैसे है ये? आर्टिकल 13 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 13 ये कहता है कि आपने किसी और को भी अथॉरिटी दे दी अगर लॉ बनाने की, तो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन हो जाता है। अब रोज रोज दिल्ली की विधानसभा तो नहीं बैठेगी ये डिसाइड करने के लिए कि आज कहाँ लाउड म्यूजिक चल सकता है और कहाँ नहीं चल सकता। उन्होंने एक अथॉरिटी है, लोकल अथॉरिटी, जिसको क्या दे दिया है, छोटे छोटे नोटिफिकेशन रूल बनाने का अथॉरिटी दे दिया है, और ये जो बना रहा है उसे क्या कहा जाएगा, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, वो भी लॉ है। अब इसी तरह आपको डीजेएस क्या करने की कोशिश करेगा, कंफ्यूज करने की कोशिश करेगा। अब यहाँ पे ये ऑब्लिगेशन है कीर्ति की, और इसका क्या हो रहा है, ब्रीच हो रहा है। तो इसका ब्रीच होने पे क्या गौरव इसके अगेंस्ट स्पेसिफिक रिलीफ मांग सकता है, इंजंक्शन मांग सकता है कि आप म्यूजिक नहीं चलाइए, कोर्ट इनसे कहिए कि ये म्यूजिक चलाना बंद कर दें, है ना, बिल्कुल मांग सकता है। ये हुई आपकी ऑब्लिगेशन एनफोर्सेबल बाय लॉ, ड्यूटी एनफोर्सेबल, ठीक है। क्लियर है सबको? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, यस, ठीक है, आगे चलिए। ऑब्लिगेशंस तो
टॉट में एग्जिस्ट कर सकती हैं, लॉ में एग्जिस्ट कर सकती हैं। अगर टॉट भी है तो वो भी क्या है, लॉ ही है, लॉ ऑफ टॉट्स है। कोडिफाइड नहीं है तो क्या हुआ, वो भी लॉ है। और ये तो नोटिफिकेशन था, इसमें तो क्लियरली मेंशन्ड है, ये पब्लिश्ड लॉ है, रिटन लॉ है, ठीक है। ओके आगे चलिए, सेटलमेंट पढ़िए बी। वेरी गुड, यू रीड वेरी नाइस, ठीक है, जजेस को जैसे पढ़ना चाहिए वैसे, ठीक है। ओके, इंस्ट्रूमेंट अदर देन अ विल और कोडिसिल कह रहे हैं ये। सेटलमेंट क्या है, इंस्ट्रूमेंट तो है, इंस्ट्रूमेंट तो कोई भी रिटन डॉक्यूमेंट हो सकता है। दिस इज अ वेरी वेरी जनरल वर्ड, इंस्ट्रूमेंट इज एनी रिटन डॉक्यूमेंट, राइट। बट ये कह रहे हैं ये इंस्ट्रूमेंट क्या नहीं है, इट इज नॉट अ विल और कोडिसिल। विल का मीनिंग पता है आप लोगों को, विल वो चीज है जो कोई पर्सन अपने जीवन काल में बना रहा है, किसके लिए, अपनी मृत्यु के बाद अपनी प्रॉपर्टी को किस तरह डिवाइड करना चाहेगा उसके लिए। सो दिस इज मेड बाय अ लिविंग पर्सन फॉर डिवोल्यूशन ऑफ हिज प्रॉपर्टी आफ्टर हिज डेथ, ठीक है। डिवोल्यूशन किसका, प्रॉपर्टी का, ऑलराइट। ये कोडिसिल क्या होता है, विल में चेंज, एडिशन इन विल, चेंज इन विल इज अ कोडिसिल। अगर कोडिसिल है तो आपको बार बार नई विल बनाने की जरूरत नहीं है, पुराने विल के साथ में आप कोडिसिल को अटैच करके काम चला सकते हैं, ये होता है आपका कोडिसिल। बेटा कोमल, इंस्ट्रूमेंट यानी कि एनी रिटन डॉक्यूमेंट, लिख लो वहां पे छोटा छोटा ब्रैकेट में, जो भी चीज लगे ना कि ये लिखने वाली है उसको छोटा छोटा करके ब्रैकेट में लिख लिया करो, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट इज एनी रिटन डॉक्यूमेंट। ये सेटलमेंट जो है ये इंस्ट्रूमेंट तो है पर ये विल या कोडिसिल नहीं है, ठीक है, विल या कोडिसिल नहीं है। लेकिन इसका काम क्या है इस इंस्ट्रूमेंट का, ध्यान से पढ़ेंगे तो पता चलेगा इसका काम वही है जो विल का काम होता है, ठीक है। देखिए क्या लिखा है इसमें, इसमें लिखा है कि डेस्टिनेशन या डिवोल्यूशन बता रहा है सक्सेसिव इंटरेस्ट का, किसमें, मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी में, कि मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी की डेस्टिनेशन क्या होगी, किसके ऊपर डिवॉल्व करेगी, यानी कि हु विल रिसीव इट। और ये कैसा इंटरेस्ट है, सक्सेसिव, यानी कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन के ऊपर जाता है, ये एक्वायर किया हुआ नहीं है, कोई खरीदता नहीं है इसको, आपके पास है तो आपसे आपके बच्चों के पास, उनसे उनके बच्चों के पास, सक्सेसिव इंटरेस्ट है, ठीक है। अब ये चीज तो विल में भी होती है बट ये कह रहे हैं कि ये विल या कोडिसिल नहीं है, और ये क्या बता रहा है, सक्सेसिव इंटरेस्ट मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी में बता रहा है, ठीक है, क्लियर। तो इसका कोई एग्जाम्पल आ रहा है माइंड में, ऐसा क्या होता है जो दिखने में विल जैसा होता है बट विल नहीं होता, व्हाट डू यू थिंक। कोर्ट सेटलमेंट तो बेटा कोर्ट ही कर रहा है, वो तो आपका आर्बिट्रेशन एडीआर में आ जाता है ना, लोक अदालत सेटलमेंट, कॉन्सिलिएशन भी करते हैं लोग, मीडिएशन भी करते हैं, है ना, नहीं वो नहीं। और आप लोगों ने मैरिज सेटलमेंट का नाम सुना है, जब लोग आजकल डिवोर्स लेते हैं तो वो अपने सारे एसेट्स और लायबिलिटीज एक जगह लिख लेते हैं कि हमारे ये एसेट्स हैं और हमने ये जॉइंट अकाउंट्स हैं और ये साथ में परचेज किया था, अब हम डिवोर्स ले रहे हैं, इसके पास में इतना रहेगा, बच्चे के पास में इतना जाएगा, साइन साइन, ये क्या है, मैरिज सेटलमेंट। इसमें भी वही हो रहा है, प्रॉपर्टी होगी मूवेबल या इमूवेबल होगी, उसका डिवोल्यूशन या डेस्टिनेशन पता चल रहा है, सक्सेसिव इंटरेस्ट है, किसी बच्चे के पास भी जा सकती है। तो ये एक एग्जाम्पल है सेटलमेंट का जो विल या कोडिसिल नहीं है, ठीक है, समझ आया, नहीं आया, आ गया, आ गया, ओके। डेस्टिनेशन या डिवोल्यूशन, सीजल का क्वेश्चन है, डेस्टिनेशन या डिवोल्यूशन क्या होता है। बेटा डेस्टिनेशन तो ये होता है कि वो कहाँ पहुंचेगा, किसके पास पहुंचेगा, किसे मिलेगा, डेस्टिनेशन। डिवोल्यूशन तब हो रहा है
जब वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन के पास में क्या किया जा रहा है, सक्सेसिवली ट्रांसफ़र किया जा रहा है, ठीक है। डेस्टिनेशन में वो वहीं जाकर के रुक जाती है चीज़, और डिवोल्यूशन में आगे से आगे डिवॉल्व होती ही जाती है, ठीक है। ऑल राइट, तो ये डेस्टिनेशन, डिवोल्यूशन, सक्सेसिव इंटरेस्ट, मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी का बता रहा है, पर ये विल या कोडिसल नहीं है, और यही सेटलमेंट कहलाता है। और इन सेटलमेंट्स के ऊपर आपको स्पेसिफिक रिलीफ्स मिल सकते हैं एसआरए में, ठीक है। क्लियर हुआ इतना? ओके। इसका एक और एग्जाम्पल है, वो हम बाद में देखेंगे जब हम पढ़ेंगे उस पर्टिकुलर सेक्शन को, ठीक है। आगे चलिए, सी पढ़िए, ट्रस्ट। सिंपली ये कह रहे हैं कि ट्रस्ट का वही मीनिंग है जो वहाँ पर सेक्शन 3 में एक्सप्लेन्ड है। वहाँ पर यानी कहाँ पर, इंडियन ट्रस्ट एक्ट के सेक्शन 3 का 1882 का एक्ट है, ठीक है। इस सेक्शन 3 में इन्होंने क्या बताया है, ट्रस्ट के बारे में बताया कि ट्रस्ट एक ऐसी चीज़ है, समझिएगा इसको ध्यान से, ट्रस्ट एक ऐसी चीज़ है जो किसी भी पर्सन के द्वारा बनाई जाती है किसी मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी को लेकर के, और उसमें वो पर्सन फेथ या बिलीफ पे वो प्रॉपर्टी किसी और को दे देता है, और वो पर्सन क्या करता है, उस प्रॉपर्टी का मैनेजमेंट करता है इसके बिहाफ पे। ये कौन है, मेकर ऑफ ट्रस्ट। इसे क्या कहते हैं, ऑथर ऑफ ट्रस्ट भी कहते हैं, ठीक है। ये जिसको अपनी प्रॉपर्टी एंट्रस्ट कर रहा है, भरोसे पे दे रहा है, वो पर्सन क्या कहलाता है, ट्रस्टी कहलाता है। अब इस पूरे ट्रांजैक्शन में एक पार्टी और होती है, वो कहलाती है बेनिफिशियरी। वो पर्सन जिसके फेवर में ये ट्रस्ट बनाया गया है, इस ट्रस्ट का बेनिफिट किसको मिलेगा। लेट्स से ए ने बनाया है ट्रस्ट एक प्रॉपर्टी का, इमूवेबल प्रॉपर्टी का, और कहा है कि इस प्रॉपर्टी को लीज पे, रेंट पे दीजिए, और जितना भी प्रॉफिट आए उसको एक बैंक अकाउंट में डालिए। जब मेरा सन 18 इयर्स का हो जाए तो उसे अब्रॉड स्टडी करने के लिए ये अमाउंट बैंक अकाउंट का दे देना, ठीक है। ये क्या हो गया, उसका सन यहाँ पे बेनिफिशियरी हो गया, ठीक है। एक पर्सन ने अपनी ज़मीन दान कर दी कि इसके ऊपर क्या बनाएंगे, अनाथ आश्रम बनाएंगे, हॉस्पिटल बनाएंगे। हॉस्पिटल किसके बेनिफिट के लिए बन रहा है, गरीब पेशेंट्स के, तो बेनिफिशियरी कौन है, पेशेंट्स हैं। और अनाथ आश्रम किसके बेनिफिट के लिए बन रहा है, अनाथ बच्चों के, तो वो बेनिफिशियरी हैं, ठीक है। समझ आया? तो 3 पार्टीज होती हैं ट्रस्ट में। बेटा सेटलमेंट वंशिका क्या प्रॉब्लम आ रही है बताइए। सेटलमेंट फिर से सुनना चाहती है वंशिका, आप लोगों को सबको क्लियर है सेटलमेंट, ठीक है। फिर से रिपीट करते हैं बेटा, सेटलमेंट एक रिटन इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। रिटन इंस्ट्रूमेंट है, इतना क्लियर कर दिया है, लेकिन ये भी क्लियर कर दिया है कि ये विल या कोडिसिल नहीं है, लेकिन इसका काम वही है जो विल या कोडिसिल का होता है। क्या काम है इसका, इसका काम है डेस्टिनेशन बताना कि एक प्रॉपर्टी कहाँ जाएगी, या फिर डिवोल्यूशन बताना कि ये प्रॉपर्टी इस पर्सन की है फिलहाल, आगे किसकी होने वाली है, उसके आगे किसकी होने वाली है। सक्सेसिव इंटरेस्ट का, सक्सेसिव इंटरेस्ट क्या होता है, मैंने बताया वो इंटरेस्ट जो खरीदा नहीं गया है, एक्वायर नहीं किया गया है, वो एक से दूसरे, दूसरे के तीसरे के पास आता है, जैसे हिंदू सक्सेशन एक्ट में आता है ना। तो ये सक्सेसिव इंटरेस्ट है, एक से दूसरे, दूसरे के तीसरे के पास आता है। और ये इंटरेस्ट किस में है, ये इंटरेस्ट मूवेबल प्रॉपर्टी या इमूवेबल प्रॉपर्टी दोनों में से किसी में भी हो सकता है, ठीक है। मान लीजिए वंशिका के परदादा जी के पास में एक विंटेज कार है, ठीक है। अब उन्होंने लिखा कि ये विंटेज कार मेरे बाद मेरे इस पर्टिकुलर बच्चे को मिलेगी, और फिर उनके बाद उनके पर्टिकुलर बच्चे को मिलेगी, ठीक है। वो क्या कर रहे हैं, वो बता रहे हैं कि इस विंटेज प्रॉपर्टी का, इस विंटेज मूवेबल प्रॉपर्टी का सेटलमेंट कर रहे हैं। मान लीजिए वंशिका और वंशिका सिबलिंग दोनों में लड़ाई है कि ये विंटेज कार किसको मिलेगी, और दादाजी क्या कर देते हैं, बता देते हैं कि बेटा ये विंटेज कार मैं उसी बच्चे को दूंगा जो जुडिशरी क्रैक कर लेगा। क्या है, सेटलमेंट बना दिया। वो ही हो रहा है इससे भी, जो यूजुअली विल से होता है, बट ये विल या कोडिसिल नहीं है, ठीक है वंशिका। क्लियर हुआ बेटा?
इसका एग्जाम्पल लिखा था हमने मैरिज सेटलमेंट। ऑल राइट, ट्रस्ट समझ आ गया सबको? आगे चले बेटा, एलिमेंट सारे वही हैं। इसका ये गवर्न कहाँ से होता है? ये गवर्न होता है जनरल लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से। जो आपका ट्रस्ट सेटलमेंट है वो जनरल लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में गवर्न हो रहा है और विल आपका इंडियन सक्सेशन एक्ट में गवर्न होता है। डिफरेंस यही है, ठीक है, इंडियन सक्सेशन एक्ट में। ऑल राइट, ट्रस्टी क्या होता है? इंक्लूड्स एवरी पर्सन होल्डिंग प्रॉपर्टी इन ट्रस्ट। ये हमने डिस्कस किया अभी। ये होल्ड कर रहा है प्रॉपर्टी इसके लिए ट्रस्ट में, तो ये ट्रस्टी हो गया इस प्रॉपर्टी का। आगे देखिए, ई, व्हाट्स योर नेम बेटा? भूल गई मैं। किरण, किरण पढ़िए ई। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में हमने जो वर्ड्स एंड मीनिंग्स यूज़ किए हैं वो यहाँ पे भी यूज़ किए हैं। उनका मीनिंग यहाँ पे अलग से डिफाइन नहीं किया गया है, तो आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 से उनका मीनिंग क्या कर सकते हैं? बोरो कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स हमने अभी देखा, एक रिलीफ का नाम है रिलीफ नंबर 2, राइट? वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट वर्ड यूज़ किया गया है, बट इस डेफिनेशन क्लॉज में सिर्फ 4 डेफिनेशन समझाई गई हैं। तो ये कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग क्या होगा, कहाँ से आएगा? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 2H से आएगा, ठीक है? ऐसे जो भी वर्ड यहाँ पे यूज किया है बट डिफाइन नहीं किया, उसका मीनिंग कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से हम क्या कर लेंगे? बोरो कर लेंगे, ठीक है? ओके, आगे चले, ठीक है। सेक्शन 3 पढ़िए, सेविंग्स। यहाँ पर सेविंग्स का मतलब क्या होता है पहले तो ये बताओ। सेविंग्स के कॉन्सेप्ट से वाकिफ हैं आप लोग? क्या होता है? टू सेव, बचाना, है ना, सेविंग करना। तो ये एक्ट कुछ चीज़ों को बचा रहा है, सेव कर रहा है। ऐसा क्यों कर रहा है? अच्छा, ऐसा नहीं, देखते हैं। सेविंग्स का मीनिंग ये है कि इस एक्ट के ऑपरेशन से कुछ चीज़ें हैं वो अनअफेक्टेड रहेंगी, ठीक है? उन चीज़ों के साथ साथ इस एक्ट में दिए हुए प्रोविजन अप्लाई होंगे, उनके अगेंस्ट नहीं जा सकता ये एक्ट, उनके अगेंस्ट नहीं जा सकता ये एक्ट, ठीक है? ओके, देखिए, एक तो ये कह रहे हैं एक्सेप्ट एज अदरवाइज प्रोवाइडेड हेयर इन नथिंग इन दिस एक्ट शैल बी डीम्ड। यहाँ पर जो प्रोवाइड किया गया है उसके अलावा अगर आगे इस एक्ट में कुछ बात अदरवाइज कह दी जाए तो वो बात एप्लीकेबल होगी, नहीं तो सेक्शन 3 में जो बात कही गई है वो क्या है? जनरल रूल है, ठीक है? देयर माइट बी सम एक्सेप्शंस टू दिस जनरल रूल इन दी एक्ट लेटर ऑन, ठीक है? ये माइंड में रखना है। अब देखिए, नथिंग इन दिस एक्ट शैल बी डीम्ड टू डिप्राइव एनी पर्सन। किसी भी पर्सन को किससे डिप्राइव नहीं किया जाएगा? एनी राइट टू रिलीफ अदर देन स्पेसिफिक परफॉर्मेंस विच ही मे हैव अंडर एनी कॉन्ट्रैक्ट। कोई भी पर्सन यहाँ पर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस मांगने आ रहा है तो उसको उसका जो राइट टू रिलीफ है किसी और लॉ में, राइट टू रिलीफ किस में है? किसी और लॉ में वो राइट टू रिलीफ है। कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से उसको ये लॉ में ये राइट टू रिलीफ मिला है, ठीक है? ये राइट टू रिलीफ इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए मिला है। वो आया हमारे पास स्पेसिफिक परफॉर्मेंस मांगने, इसका मतलब ये नहीं है कि उसका दूसरा राइट टू रिलीफ छीन लिया जाएगा, ऐसा नहीं पॉसिबल है।
वहाँ जो रिलीफ मिला है कॉन्ट्रैक्ट बनने की वजह से, वो उसका इंटैक्ट रहेगा, सेव्ड रहेगा, बचा हुआ रहेगा। ठीक है, समझ आया? फिर से देखते हैं। प्रोस्पेक्टिव, रेट्रोस्पेक्टिव, एग्जॉस्टिव, नॉन एग्जॉस्टिव, बेटा सब बताएंगे, सेक्शन 3 के बाद ही बताएंगे। ठीक है, बी विथ मी फॉर अ वाइल। ठीक है, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की बात की गई है। यहाँ पे कोई पर्सन स्पेसिफिक परफॉर्मेंस मांगने आया है। ठीक है, कोई और राइट टू रिलीफ उसका लाए करता है कॉन्ट्रैक्ट में। फॉर एग्जाम्पल, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ए मांगने आया है एक कॉन्ट्रैक्ट की बी के अगेंस्ट। ये कॉन्ट्रैक्ट किसका है? सेल ऑफ गुड्स का है। ठीक है, सेल ऑफ गुड्स एक्ट में भी उसके पास में कुछ रिलीफ अवेलेबल है। ठीक है, ए के पास में कोई रिलीफ है जो सेल ऑफ गुड्स एक्ट में भी है। यहाँ पर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस मांग लेने का मतलब ये नहीं है कि उस कॉन्ट्रैक्ट में उसको जो अदर रिलीफ मिलने वाला था अब वो डिनाई हो जाएगा। ठीक है, वो रिलीफ डिनाई नहीं हो सकता, उस रिलीफ को सेव किया गया है, इंटैक्ट रखा गया है। ठीक है, उसके एडिशन में आप स्पेसिफिक परफॉर्मेंस मांग रहे हैं। ठीक है, सेम ले लीजिए, अगर जनरल लॉ में है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है और इस पर्सन को क्या है, इसको एक राइट है डैमेजेस का। ठीक है, इसको डैमेजेस मिलने का राइट है, तो ये ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए डैमेजेस भी मांग सकता है। अभी क्या मांग रहा है? स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। अगर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं मिली तो क्या ये डैमेजेस भी नहीं मांग सकता? ये तो गलत होगा ना। ना तो आप उसको परफॉर्मेंस दे रहे हैं, ना आप उसको डैमेजेस दे रहे हैं। क्यों? उसकी क्या गलती है कि वो एसआरए में आया? नहीं, हम ऐसे पर्सन का दूसरा राइट छीन नहीं सकते जो किसी और लॉ में एग्जिस्ट करता है। राइट टू रिलीफ अंडर एनी कॉन्ट्रैक्ट विल स्टे सेव्ड इंटैक्ट। ठीक है, इसके ऊपर हम एक शॉर्ट नोट भी लिखेंगे। पहले इसका दूसरा जो पार्ट है क्लॉज बी, वो समझ लो। बी क्लॉज क्या कहता है? यस बेटा, अगर गुड्स डैमेज हैं, सोगा में कॉम्पनसेशन है और एसआरए में ये भी है कि वो गुड्स वापस दे दिए जाएं। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कैसे होगा? मान लो वो कह रहा है कि गुड्स मुझे रिलीफ चाहिए, गुड्स मुझे पहुंचाए ही नहीं, मेरा कॉन्ट्रैक्ट था, मुझे इमीडिएटली गुड्स चाहिए हैं, तो इसको स्पेसिफिकली परफॉर्म करवाइए, कंपेल कीजिए मुझे गुड्स देने के लिए। ठीक है, फिर उसके बाद अगर सोगा में उसके पास में कोई राइट है तो वो राइट भी इंटैक्ट रहेगा। ठीक है, ये मतलब है इसका। आई होप इट्स क्लियर युविका। एवरीवन एल्स? ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये कॉन्सेप्ट बार बार रिपीट होगा एसआरए में। ठीक है, बार बार आएगा कि यहाँ पर कॉम्पनसेशन भी दे सकते हैं, यहाँ पर ये रिलीफ भी दे सकते हैं। खुद एसआरए इस कॉन्सेप्ट को बार बार रिपीट करता रहेगा। ठीक है, ओके। और टू अफेक्ट द ऑपरेशन ऑफ द इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 ऑन डॉक्यूमेंट्स, ना ही ये माना जाएगा कि इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 जो डॉक्यूमेंट्स के बारे में बोल रहा है वो एप्लीकेबल नहीं है, वो एप्लीकेबल रहेगा एज इट इज। इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट अगर बोल रहा है कि ये डॉक्यूमेंट है एक्स और इस डॉक्यूमेंट का रजिस्ट्रेशन क्या है, मैंडेटरी है, तो आपने क्या करवाना है, पहले उस डॉक्यूमेंट का रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। फर्स्ट यू विल हैव टू गेट दैट डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड एंड देन you can ask for a specific relief around that document। उस डॉक्यूमेंट के आसपास जो भी स्पेसिफिक रिलीफ आप मांगना चाहते हैं इस एक्ट में, फिर वो आप मांग सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट विल ओवरराइड द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। ठीक है, क्लियर है? डॉक्यूमेंट के बारे में कोई बात IRA 1908 कह रहा है तो वो मानी जाएगी, उसके बाद स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट एप्लीकेबल होगा। ठीक है, अब एक क्वेश्चन है मेरा आप सब लोगों के लिए। इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट में दो तरह के डॉक्यूमेंट्स बताए हैं, एक वो जिनका रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है और दूसरे वो जिनका रजिस्ट्रेशन क्या है, ऑप्शनल है। जो लोग डीजेस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं वो खास करके सुने, एक मैंडेटरी है, दूसरा ऑप्शनल है। ठीक है, ए और बी दो लोगों के बीच में एक पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट हुआ है और इस कॉन्ट्रैक्ट में ए ने बी से कहा है कि अगर आप इस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट को रजिस्टर करवा देते हैं, क्या करवा देते हैं, रजिस्ट्रेशन करवा देते हैं इसका,
तो ही मैं आपको परफॉर्मेंस दूंगा, अदरवाइज आई विल नॉट परफॉर्म दिस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, अब यहाँ पे बी जो है वो रजिस्ट्रेशन नहीं करवाता है, रजिस्टर नहीं करवाता है। ये डॉक्यूमेंट क्या था, ऑप्शनल था। तो बी कहता है कि इसका रजिस्ट्रेशन तो ऑप्शनल है, हम तो एक दूसरे को कितने टाइम से जानते हैं, प्लीज़ आप थोड़ा समझिए, रजिस्ट्रेशन करवाने जाते हैं तो बहुत लंबी लंबी लाइनें होती हैं वहाँ पे, ठीक है, तो आप मुझे ऐसे ही इसका परफॉर्मेंस दे दीजिए। ठीक है, वो मांगता है परफॉर्मेंस। ए कहता है कि मैं नहीं दूंगा, ए की साइड से क्या होता है, पूरी तरह मना हो जाता है। बी इसको सू करता है किसके लिए, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए, कि ये कॉन्ट्रैक्ट मुझे परफॉर्म करके दीजिए। कोर्ट क्या बोलेगा, क्या यहाँ पे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ग्रांट की जा सकती है या नहीं। कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट तो बन गया, बस वो पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है। हाँ, नहीं होगा, आंसर सही है। ठीक है, लेकिन आप ये सोचेंगे कि जब ऑप्शनल रजिस्ट्रेशन है तो क्यों मैंडेटरी किया जा रहा है ना, कंफ्यूज किया जाएगा आपको कि इसका मैंडेटरी नहीं है रजिस्ट्रेशन, बट पार्टीज ने डिसाइड किया है कि रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी है। यहाँ पे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का जनरल प्रिंसिपल अप्लाई हो जाएगा कि जब दो पार्टीज अपनी राइट्स एंड ड्यूटीज़ डिसाइड कर रही हैं कॉन्ट्रैक्ट में तो उन्हें वही फॉलो करने पड़ते हैं। अब इस ऑप्शनल डॉक्यूमेंट का रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी हो गया है। उन्होंने क्या कर लिया है, प्री कंडीशन लगा दी है, वो कंडीशन जो पहले सेटिस्फाई की जानी है और फिर परफॉर्मेंस होनी है। तो अब इसका रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद ही इसके ऊपर कोई भी स्पेसिफिक रिलीफ मांगा जा सकता है, नहीं तो नहीं मांगा जा सकता है। यस, ऑनलाइन स्टूडेंट्स फिर से सुनिए, इट शुड बी ग्रांटेड, जिन लोगों ने कहा है उनका आंसर गलत है, इसमें नहीं हो सकता अगर उसने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया तो। यस, ऑल राइट, फिर से सुनिए, ए ने बी से क्या कहा है कि ये कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म कर दूंगा, लेकिन ये जो कॉन्ट्रैक्ट है इसको रजिस्टर कर लीजिए, इसके बिना परफॉर्मेंस नहीं दूंगा। बी रजिस्टर करने से मना कर देता है, कहता है कि ऑप्शनल है रजिस्ट्रेशन और अब मेरा मन नहीं है इतनी लंबी लाइन्स में लग के रजिस्ट्रेशन करवाने का, आप मुझे जानते हैं, इसको प्लीज़ परफॉर्म कर दीजिए। ए ने डिनाई कर दिया, मना कर दिया कि नहीं करूँगा। बी ने इसको सू कर दिया स्पेसिफिक रिलीफ के लिए इस पर्टिकुलर एक्ट में, एसआरए में। क्या कोर्ट इसको ये रिलीफ ग्रांट करेगा? नहीं ग्रांट करेगा, क्योंकि इनके बीच में पहले ही बात हो चुकी है। कॉन्ट्रैक्ट का जनरल प्रिंसिपल क्या है कि दोनों पार्टीज अपने राइट्स और ड्यूटीज को आपस में लिख सकती हैं, एक कॉन्ट्रैक्ट में डाल सकती हैं और वो फॉलो होंगे। तो यहाँ पे ये इन्होंने प्री कंडीशन डाल दी है ऑलरेडी ऑप्शनल को रजिस्टर करवाने की। ये प्री कंडीशन अब क्या करनी पड़ेगी, फॉलो करनी पड़ेगी, क्योंकि एसआरए में कहा गया है जहाँ पे इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट लागू हो रहा है वहाँ पे पहले इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट को अप्लाई कीजिए और फिर हमारे पास में आइए। ठीक है, समझ आया, क्लियर है, पक्का? आपका नाम बच्चे? निशांत। ठीक है, निशांत बहुत चुप चुप रहता है बेटा, थोड़ा सीधे बैठो एकदम चुस्ती से, है ना। ऐसे आप जज बन जाओगे, सिविल जज बन के आप ऐसे बैठोगे हंच होकर के, मज़ा नहीं आएगा, है ना। सीधे बैठो एकदम, ठीक है। समझ में आया नंदिनी बेटा? ऑल राइट। महिका, नहीं समझ आया? चलिए, अगर नहीं समझ आया ये पर्टिकुलर एग्जाम्पल तो हम बाद में फिर देख लेंगे, क्लास के बाद 5 मिनट रुक जाना वो लोग जिनको प्रॉब्लम है, कोई भी डाउट है, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे बताइए क्या है इसमें लिखा हुआ। पहले इस पे शॉर्ट नोट लिख ले, आप लोग भूल जाएंगे ये सारी बातें, है ना। लिखिए, सेक्शन 3 ऑफ द एसआरए, सेक्शन 3 ऑफ द एसआरए states that certain rights under other laws relating to contracts, under other laws relating to contracts and
the operation of Indian Registration Act, the operation of Indian Registration Act will not be affected, will not be affected by SRA, will not be affected by SRA. All right, ठीक है, ये कहना चाह रहे हैं कि इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट और दूसरे लॉज में जो भी राइट मिल रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड वो अफेक्ट नहीं होंगे, वो राइट क्या रहेंगे, इंटैक्ट रहेंगे, ठीक है। okay. चलिए अब यहाँ पर एक सवाल आता है, क्या स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट एग्जॉस्टिव लॉ है? क्वेश्चन लिख लीजिए, वेदर SRA इज एन एग्जॉस्टिव लॉ, वेदर SRA इज एन एग्जॉस्टिव लॉ। एग्जॉस्टिव मतलब क्या होता है, वो जिसमें सब कुछ इंक्लूडेड है, नथिंग बियॉन्ड दिस इज रिक्वायर्ड, कंप्लीट इन इटसेल्फ। क्या लगता है, क्या ये एग्जॉस्टिव है? युविका, व्हाट डू यू थिंक? Okay, Natasha says as per preamble it is. Any thoughts? Why? Very good point. एक point और है, हमने पढ़ लिया है ऑलरेडी। वेरी गुड, 2E, वेरी गुड, ठीक है। SRA इज नॉट एन एग्जॉस्टिव लॉ, इसका आंसर क्या होगा, नो, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट इज नॉट एन एग्जॉस्टिव लॉ। लिख लीजिए अगर लिखना चाहते हैं तो, नो, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट इज नॉट एन एग्जॉस्टिव लॉ। रीजंस क्या हैं? पहला रीजन, सेक्शन 2E स्टेट्स कि जो चीज़ें यहाँ पे डिफाइंड नहीं हैं उन्हें कहाँ से बोरो किया जा सकता है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से बोरो किया जा सकता है, विच इन इटसेल्फ मीन्स कि अगर ये एग्जॉस्टिव होता तो हमें किसी और लॉ की तरफ देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। दूसरा रीज़न, सेक्शन 3, सेक्शन 3 क्या स्टेट करता है इसका, सेक्शन 3 ये स्टेट करता है कि अगर कोई और रिलीफ अवेलेबल है कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड तो वो अफेक्ट नहीं होगा। इसका मतलब ये रिलीफ्स एडिशनल हैं जो SRA में दिए हुए, इनके अलावा बाकी रिलीफ्स भी क्लेम किए जा सकते हैं, ठीक है। तो सेक्शन 3 भी इसका एक रीजन है कि क्यों ये एग्जॉस्टिव नहीं है, ठीक है। ऑल राइट, 3 का भी A है ये। ऑलराइट, आगे और भी बातें कही गई हैं जो आपको बताएंगी कि ये एग्जॉस्टिव नहीं है, ठीक है। ऑलराइट, डिफाइन एंड अमेंड लॉ रिलेटिंग टू स्पेसिफिक रिलीफ्स, ये कहा गया है। नताशा का डाउट अच्छा है कि मैम ये कहा गया है कि ये एक्ट जो है डिफाइन एंड अमेंड कर रहा है लॉ रिलेटिंग टू सर्टेन काइंड्स ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ्स, और सारे रिलीफ्स दिए हुए हैं यहाँ पे जितने भी स्पेसिफिक रिलीफ इंडिया में अवेलेबल हैं, तो फिर ये एग्जॉस्टिव कैसे नहीं है? कैसे नहीं है एग्जॉस्टिव? ऐसे नहीं है एग्जॉस्टिव क्योंकि उन स्पेसिफिक रिलीफ्स को देने के लिए, उनको ग्रांट करने के लिए ये लॉ दूसरे लॉज का सहारा ले रहा है। इट हैज़ नो बैकिंग ऑफ इट्स ओन। अगर किसी और लॉ में कोई कॉन्ट्रैक्ट बना होगा तब जाके पर्सन स्पेसिफिक रिलीफ में आकर के एडिशनल रेमेडी मांग सकता है ना, ठीक है। और बाकी सारी एडिशनल रेमेडीज़ हैं, कोई ऑब्लिगेशन टॉर्ट में ब्रीच हो रही है तो उसके लिए इंजंक्शन मांगने आएगा पर्सन, कोई कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हो रहा है कहीं और तो उसके लिए इंसान इंजंक्शन मांगने आएगा, राइट। तो ये लॉ क्या है, पूरी तरह से ये रेमेडीज देने के लिए किसी और चीज़ पे डिपेंडेंट है, ठीक है। और दूसरी बात हमने डिस्कस की कि ये डेफिनेशंस भी कहीं और से ले रहा है, ठीक है नताशा, अब क्लियर हुआ? It is read with the other provisions. Very good, Sejal. All right. Section 4 पे आ जाएं. चलिए पढ़िए.
यहाँ पे बात हो रही है इंडिविजुअल सिविल राइट्स और एनफोर्सिंग पीनल लॉज की। तो दो फ्रेजेस हैं जो हमें समझने हैं, ठीक है। इंडिविजुअल सिविल राइट्स क्या होते हैं और ये पीनल लॉज को एनफोर्स करने के लिए इसे यूज़ नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो इंडिविजुअल सिविल राइट्स क्या होते हैं? यस, एग्जाम्पल है ये तो, है ना, गलत नहीं है, एग्जाम्पल सही है, बट इसका मीनिंग क्या होता है? व्हाट डू यू थिंक? सुनाई नहीं दिया। सिविल केसेस के साथ डील करते हैं, ओके ओके, गुड, क्लोज, वेरी क्लोज। यस, इंडिविजुअल सिविल राइट्स वो राइट्स हैं जो सिविल लॉज में अवेलेबल होते हैं, जैसे कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट, और क्या आता है आपका, बताइए, कंपनीज एक्ट, टॉर्ट्स, और ये लिस्ट क्या है, एग्जॉस्टिव नहीं है। बहुत सारे ऐसे सिविल लॉज हैं जिसमें इंडिविजुअल्स के राइट्स गिवन हैं और वो सारे राइट्स मिलकर के क्या बनाते हैं, इंडिविजुअल सिविल राइट्स बनाते हैं। और ये लॉ क्या प्रोटेक्ट करता है, सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल सिविल राइट्स को प्रोटेक्ट करता है। पीनल लॉज के लिए इसको इन्फोर्स नहीं किया जा सकता, ठीक है। मान लीजिए आपके घर में क्या हो रहा है, ट्रेसपास का टॉर्ट हो रहा है, बट उसी के साथ साथ कोई क्राइम भी रिजल्ट हो रहा है, उसके साथ साथ कोई क्राइम भी रिजल्ट हो रहा है। आपके घर में टॉर्ट का, ट्रेसपास का प्रूव हो गया है और सिविल जज ने कहा कि ठीक है, आपको इसके लिए क्या मिल जाएगा, कॉम्पनसेशन मिल जाएगा और इसको इंजंक्शन दे देते हैं, अब ये दोबारा आपके घर में नहीं घुसेगा, ठीक है। अब आप चाहते हैं कि उन्हीं फैक्ट्स के बेसिस पे वो सिविल कोर्ट क्या कर दे, पीनल लॉ पे भी जजमेंट सुना दे, या उन्हीं फैक्ट्स को आप ले जा करके दिखा दें वहां पर क्रिमिनल कोर्ट में कि ये ट्रेसपास के लिए ऑलरेडी क्या हो चुका है, लायबल हो चुका है, अब इसको जजमेंट दीजिए। कोर्ट को ही आप कह रहे हैं कि इसको जजमेंट दीजिए, मुझे स्पेसिफिक रेमेडी चाहिए, क्रिमिनली इसको लायबल कीजिए। ये नहीं कर सकते आप अपनी रेमेडी सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल सिविल राइट्स तक सीमित रख सकते हैं। पीनल लॉज में क्या होगा, वो पीनल कोर्ट पीनल लॉज डिटरमाइन करेंगे, इसके बेसिस पे सिर्फ और सिर्फ क्या मिलेगी, सिविल रेमेडी मिलेगी, ठीक है। ये सारे लॉज के नाम लिख लीजिए।